हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के पेपर जैव भूगोल में पादपों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इसे बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पादपों का वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो पादप वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पृथ्वी पर मिलने वाले जितने भी वनस्पति है, चाहे वो सूक्ष्म वनस्पति हो या बड़ी से बड़ी हो, विशालकाय हो, उन सबको किसी न किसी वर्ग में रखा गया है, उनको वर्गीकृत किया गया है। तो पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों की पहचान हो सके तथा पारस्परिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। और विश्व में अब तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 4 लाख जातियां ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 70% जातियां पुष्पीय पौधों की है। पुष्पीय पौधे जो वनस्पति का जब विकास हुआ है उनमें सबसे बाद के क्रम में ये आए हैं, इनका विकास सबसे बाद में हुआ है। तो सबसे पहले जो वनस्पति हुई सूक्ष्म वनस्पति एक कोशिकीय, उसमें किसी प्रकार का जो वृक्ष या आदि जो वनस्पति हम देखते हैं, तना होता है, जड़ होता है, उस प्रकार की कोई उसमें संरचनात्मक विशेषताएं नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे विकास के क्रम में चलते हुए इसमें बदलाव आते गए और जो आखिर में सबसे विकसित हुए वो पुष्प वाले वनस्पति का उनका विकास हुआ। ये जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आज के टॉपिक को, इसमें हमें क्लियर होता जाएगा। इसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा पौधों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता, जैसे भोजन के रूप में रेशे प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले आदि के आधार पर किया गया था। जैसे उपयोगिता थी वनस्पति की, उस प्रकार से उनका नामकरण किया गया था, उनको वर्गीकृत किया गया था। लेकिन बाद में पौधों को उनके आकार्य के लक्षणों, जैसे पादप स्वभाव, बीज पत्रों की संख्या, बीज पत्र कितने हैं, उसमें 1 है, 2 हैं, और पादप का स्वभाव कैसा है, पानी में है, जल में है, उसमें ज़मीन के ऊपर है, किस प्रकार का स्वभाव है उसका, पुष्पीय भागों की संरचना आदि के आधार पर किया जाने लगा। पुष्प हैं तो किस तरह के हैं, गुच्छे में हैं पुष्प या एकल हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग आधारों के ऊपर इनको वर्गीकृत किया जाने लगा। वर्तमान में पौधों के आकार्य के लक्षणों के साथ साथ भौगोलिक वितरण, शारीरिक लक्षण, रासायनिक संगठन, आणविक लक्षण आदि को भी वर्गीक में प्रयुक्त किया जाता है। आदि इन सबको वर्तमान में आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच वनस्पति शास्त्री एपीडी कैंडोल ने 1834 में अपनी पुस्तक थ्योरीज एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनिक में किया तथा इसमें वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन के बारे में बताया तथा पादप वर्गीकी के इस प्रकार परिभाषित किया। पादप वर्गीक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बाद में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जो ग्रीक भाषा के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है समूहबद्ध करना या साथ साथ रखना। अतः स्पष्ट है कि वर्गीकी के अंतर्गत निम्न कार्य प्रमुखतः संपन्न किए जाते हैं। पहला, जाति को पहचान कर उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करना, अर्थात आधारभूत वर्गीकी इकाई, बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट को पहचानना। दूसरा, सजीवों की समानताओं एवं पारस्परिक संबंधों के आधार पर इन आधारभूत इकाइयों का समूहबद्ध करने का तरीके का विकास करना। एक तरीका निश्चित हो जिसमें इनका विकास किया जाए समूहबद्ध करने का, उसका बारे में यहाँ पर निर्णय लिया गया इन आधारों को देखते हुए। और वर्गीकी के कुछ सिद्धांत हैं जिसे हमें समझना आवश्यक है। हम बात करते हैं वर्गीकी के सिद्धांत की, तो अमेरिकन वर्गीकी विज्ञ एडवर्ड चार्ल्स बेसी ने आवृत बीजों की जातिवृत्तीय वर्गीकी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पौधों में कौन सी स्थिति प्रगत तथा कौन सी औद्योगिक, कौन सी पुरानी होगी, कौन सी नई प्रकार के पौधे होंगे, उनको जो विभाजन का है आधार या सिद्धांत, ये बेसी ने दिया, एडवर्ड चार्ल्स बेसी ने। और इसके निर्धारण के लिए विभिन्न वर्गीकी विज्ञों बेसी, हैचिंस आदि द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु हमने इस वीडियो में आज दिखाए हैं। पहला, विकास का क्रम ऊपरी तथा नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है। पौधे में जो विकास का क्रम है ऊपर नीचे दोनों तरफ की होता है।
एक ही समय में पौधे के सभी अंगों में विकास समान गति से नहीं होता। पुष्प में हो रहा, तने में हो रहा, जड़ में हो रहा, किसी में भी विकास हो सकता है, दूसरे में विकास न के बराबर रह सकता है। तो ये एक ही समय में सभी अंगों में विकास समान गति से नहीं होता। तीसरा, किसी एक कुल या वंश में वृक्ष एवं शुभ, इसे ट्रीज और श्रब्स कहते हैं, पौधे शाकीय एवं आरोही पौधों से अधिक आदिम हैं। मतलब किसी कुल या वंश में वृक्ष एवं शुभ पौधे शाकीय एवं आरोही पौधों से, शाकीय और आरोही पौधों से अधिक पुराने हैं वो। और बहुवर्षीय जो साल भर रहते हैं, पादप वर्षीय जो वार्षिक में एक वर्ष जिनका जीवन काल होता है, पादपों से आद्य हैं। जो बहुवर्षीय हैं, वर्ष पर्यंत रहने वाले, वो वार्षिक जो वनस्पति है, वार्षिक में जो वर्ष भर में जिंदा रहती है उसके बाद खत्म हो जाती है, उनसे पुराने हैं बहुवर्षीय। और पांचवा है, स्थलीय पादपों से जलीय पादप विकसित हुए हैं। स्थलीय पादपों से जलीय पादप विकसित हुए हैं तथा अधिपादप, मृतोपजीवी और परजीवी पादप सबसे प्रगत हैं। सबसे एडवांस इनमें कौन से हैं? मृतोपजीवी और परजीवी पादप सबसे एडवांस है या प्रगत है। और स्थलीय पादप से जलीय पादप विकसित हुए हैं। और ऐसे ही छठा है, द्विबीजपत्री पादप एक बीजपत्री पादपों से आद्य है। जो द्विबीजपत्री पादप हैं वो एक बीजपत्री जो पादप है, वनस्पति है, उनसे पुराने हैं। एक बीजपत्री जैसे गेहूं या अनाज जो होते हैं, और द्विबीजपत्री जितनी भी दालें हैं सब द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। सातवां है, सरल व आशाखित तना आद्य तथा शाखित तना प्रगत है। जो सरल तना है जिसमें कोई ज़्यादा विभाजन नहीं है तने में, वो आद्य है, वो प्राचीन है, पुराना है। जबकि जो जितना ज़्यादा विभाजित है वो आगत या एडवांस माना जाएगा, प्रगत या एडवांस माना जाता है। आठवां, पर्ण का पूर्व संधियों पर एकल एवं सर्पिलाकार व्यवस्थित होना सम्मुख व चक्रिक रूप से व्यवस्थित होने से अधिक आद्य है। इसी तरह से सरल पर्ण तथा संयुक्त पर्ण प्रगत है। सरल पर्ण आद्य है और संयुक्त पर्ण प्रगत है। प्रगत यानी एडवांस है। एडवांस जो भी चीज़ें एडवांस है उनका कालक्रम बाद का रहा है, वो बाद में विकसित हुई हैं। और फिर 10वां है, चरलग्न पर्ण आद्य है और पर्णपाती जो पत्ते गिरा देते हैं वनस्पति, जो एक प्रतिकूल समय आता है तो जो पर्णपाती वनस्पति है वो, और पर्ण प्रगत ये एडवांस है। और जो हमेशा पत्ते लगे रहते हैं वो आद्य है, प्राचीन है, और पर्ण प्रगत है। 11वां है, तने, शाखाओं, पत्तियों एवं सहपत्रों का कटीलापन व्युत्पन्न अधिक आधुनिक स्थिति है। जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो गई, तो ये आधुनिक स्थिति है, उसमें आद्य स्थिति को, एडवांस स्टेज को दर्शा रहा है, जो वातावरण के अनुकूलन के रूप में विकसित हुई है। तो ऐसे जो भी कंटीली झाड़ियाँ हैं वो सब एडवांस हैं या आधुनिक तक हैं, उनका विकास बाद के क्रम में हुआ है। इसी तरह से 12वां, प्रकीर्णन एवं वितरण की आद्य इकाई बीज है, लेकिन आगे चलकर चरम स्थिति में पुष्पक्रम अथवा टम्बलवीज लुढ़कने वाले पौधों में पूरा पौधा ही प्रकीर्णन की इकाई बन जाता है। इस तरह से पौधों का विकास होता है बीजों से। उसके अलग अलग स्टेज मानी जाती हैं। जो प्राचीन है उसमें आद्य इकाई बीज था, लेकिन उसका जब एडवांस स्टेज में आया उसका और अधिक विकास हुआ, तो इससे फूलों से भी, उनके फूलों के लुढ़कने से या टूट के गिरने से भी उनका प्रकीर्णन होने लगा। अब वर्गीकरण की कुछ इकाइयां हैं जिसे हम समझते हैं। वर्गीकरण की इकाइयां कौन कौन सी हैं? इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। पहला ए है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा बी है फैंड्रोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में जो आते हैं वो है सिजोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, और फैंड्रोगेम्स में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इसमें विकास के क्रम की स्थिति से देखें तो क्रिप्टोगेम्स अधिक पुराने हैं और उसके बाद में जो विकास हुआ वो फैंड्रोगेम्स का हुआ। इकाइयों को यहाँ और अच्छी तरह से दिखाया गया है चार्ट। इस चार्ट को आप हाथ से भी बना सकते हैं परीक्षा के समय। इसको समझना है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इसके दो भाग किए गए, पहला क्रिप्टोगेम्स, दूसरा फैंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के पुनः 4 भाग किए गए, जिसमें सिजोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और फैंड्रोगेम्स के 2 भाग, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
अब क्रिप्टोगैम्स के और उपवर्ग बनाए गए, उसको यहाँ पे दर्शाया गया। क्रिप्टोगैम्स में पहला सीजोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, चार, इन चारों के भी विभाजन किए गए। तो सीजोफाइटा में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक प्लांट रखे गए, थैलोफाइट्स में एल्गी, फंगाई और लाइकन रखे गए, और ब्रायोफाइट में लिवरवोर्ट्स, हॉर्नवोर्ट्स, मॉसेज रखे गए, और टेरिडोफाइट में सीलोफाइटा, लाइकोफाइटा और स्फेनोफाइटा और टेरोफाइटा ये रखे गए। और ऐसे ही फैंड्रोगम्स के जो विभाजन किए गए, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो इसमें मुख्य हैं, और एंजियोस्पर्म्स में फिर दो करें हैं इसमें विभाजन, उपवर्ग हैं इसके मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स की। इन पौधों में फल एवं बीजों का विकास नहीं होता। इन पौधों को जब हम देखते हैं तो इनमें किसी प्रकार के फल और बीज नहीं होते। इनका जो जनन है, जो इनका रिप्रोडक्शन है, स्पोर्स, एक खास तरह का एक इनका जो ढांचा है, शरीर है पौधे का, उसमें ये अंग होते हैं, स्पोर्स या गैमेट के द्वारा इनका प्रजनन कार्य होता है। इनका आकार छोटा होता है। रचना के आधार पर, सेल रचना और जनन के आधार पर इन पौधों को चार भागों में बांटा गया है, और वो चार भाग कौन से हैं? सीजोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले हम बात करें सीजोफाइटा की, तो ये सूक्ष्म एक कोशिकीय पौधा है जो पूरी पृथ्वी पर व्याप्त है। चाहे गर्म हो या ठंडी, दलदली हो या रेगिस्तान, सब जगह ये मिल जाते हैं। और संरचना के आधार पर इन पौधों को दो भागों में बांटा गया है, पैरासाइटिक और सेप्रोफिटिक। पैरासाइटिक में डेजर्ट हाइसिंथ है और सेप्रोफिटिक में घोस्ट प्लांट है। इसके उदाहरण और भी हैं, लेकिन यहाँ एक एक ही दर्शाए गए हैं, और ये इसके उदाहरण है। ये डेजर्ट में हाइसिंथ है पहला, और दूसरा है घोस्ट प्लांट, ये रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। और घोस्ट प्लांट, इसको दोबारा देखें, सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक वो है जो किसी दूसरे जीव पर अपना भोजन ग्रहण करता है, दूसरे जो वनस्पति है उस पर अपना भोजन ग्रहण कर रहा हो, तो वो पैरासिटिक प्लांट है, जैसे डेजर्ट हाइसिंथ है। और सेप्रोफिटिक वो है जो मृत जो अवशेष हैं, चाहे पौधे के हों किसी पे, उस पर उगता है, तो वो घोस्ट प्लांट, इसका उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद दूसरा आता है थैलोफाइट। थैलो का मतलब एक थैलुस, जिसका अर्थ है एक थैले से है, थैले जैसी आकृति, और फाइट्स का मतलब है पौधे से। इन पौधों की आकृति एक थैले के समान है। ये पौधे पानी और नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। इन पौधों को तीन भागों में बांटा गया है, एल्गी, फंगाई और लाइकन। पहले एल्गी की बात करते हैं, तो शैवाल के अंतर्गत लगभग 30,000 जातियां हैं, और इन्हें 8 मुख्य उपवर्गों में बांटते हैं। उपवर्ग के स्थान में अब वैज्ञानिक इन्हें और ऊंचा स्थान देते हैं। ये मुख्यतया पानी में पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। शैवाल की विशेषताओं की हम बात करते हैं, तो उत्पत्ति के विचार से शैवाल बहुत ही निम्न कोटि के पादप हैं, और जिनमें जड़, तना तथा पत्ती का निर्माण नहीं होता। निम्न कोटि मतलब जो विकास का क्रम है इनका वनस्पति का, उसमें सबसे निचले पायदान पे ये माने जाते हैं। इनमें जड़ का विकास नहीं होता, तना और पत्ती का विकास नहीं देखा जाता। इनमें क्लोरोफिल के रहने के कारण ये अपना आहार स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं, तो क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, और इसलिए ये अपना आहार स्वयं बना लेते हैं। शैवाल पृथ्वी के हर भूभाग में पाए जाते हैं। नदी, तालाब, झील तथा समुद्र के मुख्य पादप भी शैवाल के अंतर्गत ही आते हैं। इनके रंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरे रंग, नीले, लाल, कत्थई, नारंगी इत्यादि। इनकी रूपरेखा सरल पर कई प्रकार की होती है। कुछ एक कोशिकीय सदृश, सूक्ष्म अथवा बहुकोशिकी का निवह या तंतुमय, फिलामेंट जिसको कहते हैं, फिलामेंट की आकृति का तंतुमय, फीते से लेकर बहुत बड़े समुद्री पाम के आकार के भी ये हो सकते हैं। और शैवाल में जनन की गति बहुत तेज होती है। वर्षा ऋतु में थोड़े ही समय में सब तालाब इनकी अधिक संख्या से हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। कुछ शैवाल जलीय जंतुओं के ऊपर या घोंघों के कवचों पर भी उगाते हैं। जो जल में अधिक रहते हैं उनके शरीर के ऊपर भी ये उगाते हैं। अब इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। शैवाल के जो प्रकार हैं यहाँ दिए गए हैं। पहला साइनोफाइसी, इसमें हरी नीली एल्गी पाई जाती है, और उदाहरण इसका राइवेलेरिया जो आगे दिखाया गया है। क्लोरोफाइसी हरी रंग की है, बेसिलोफाइसी भूरे रंग की है, और डाइनोफाइसी पीली रंग की है।
फायोफाइसी भूरी एल्गी है और रोडोफाइसी लाल रंग की है। माइकोफाइसी मिश्रित रंग इसमें पाया जाता है। और इन सब के सामने इनके उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से हाथ से बनाए हुए चित्र हैं ताकि आप आसानी से इन्हें परीक्षा के समय बना सकें। तो राइवेलेरिया जो पहला प्रकार था उसका उदाहरण है, साइनोफाइसी का ये दूसरा उदाहरण है, और क्लोरोफाइसी जो बेसिलाफाइसी है उसका उदाहरण है, यहाँ दिखाया गया है। और जिम्नोडियम, एक्टोकार्पस, फेलोफोराग्रेनेलिया, हेमेट्रिचिया, ये सब एल्गे के अलग अलग प्रकार हैं जो इस आकृति में दिखते हैं या पाए जाते हैं। शैवाल, ये हम आम तौर से जो देख सकते हैं हमारे आसपास में, इस तरह की ये दिखाई देती है, लेकिन और भी कई रूपों में ये पाई जाती हैं। ये सामान्य रूप है जो हम अक्सर देख लिया करते हैं पानी के क्षेत्र में जहाँ पानी की बहुतायत होती है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा फंगाई पे या कवक जिसे कहा जाता है। ये मृत और जीवित जंतुओं पर पाई जाती है। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है और ये सफ़ेद रंग की होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो दूसरे जो मृत जंतु हैं या मृत जो वनस्पति है उसके ऊपर ये उगती है। इनको दो भागों में बांट सकते हैं, पैरासाइटिक जिसमें ल्यूकोडर्मा उदाहरण है, और सेप्रोफिटिक जिसमें मशरूम या कुकुरमुत्ता जिसे कहा जाता है वो इसका उदाहरण है। इसके बाद आता है तीसरा लाइकेन। ये सब सीजोफाइटा में ही चल रहे हैं, लाइकन। और लाइकन की जब हम बात करते हैं तो निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे होते हैं, और इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। यद्यपि ये धवल रंग के भी होते हैं तथापि लाल, नारंगी, बैंगनी, नीले एवं भूरे तथा अन्य चित्ताकर्षक रंगों के लाइकन भी पाए जाते हैं। और इनकी वृद्धि की गति मंद होती है एवं इनकी आकार और बनावट में भी पर्याप्त भिन्नता रहती है। लाइकन अधिकतर उन स्थानों पर होते हैं जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले स्थान होते हैं और जहाँ ठंड होती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनके आसपास भी ये पाए जाते हैं। ये लाइकन के प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं और एक वृक्ष पे एक लाइकन का प्रकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो अनुकूल मौसम होता है उस समय ये उगाते हैं, और बाकी प्रतिकूल में जब बर्फ़ गिरने लगती है, बर्फ़ से पूरा धरातल ढक जाता है, वनस्पतियाँ ढक जाती हैं, तो उस समय ये खत्म हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा आता है ब्रायोफाइटा। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, लिवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट और मसाई। ऐसा सोचा जाता है कि ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति हरे शैवाल से हुई होगी। पहले हम बात करते हैं लिवरवोर्ट की। तो इसमें लगभग 8500 जातियां हैं जो अधिकांश छायादार नम स्थानों पर उगती है। कुछ एक जातियां तो जल में ही रहती हैं जैसे रिक्सिया और मर्केंसिया। इसमें स्पोरोफाइट थैलस में ही होता है जिसमें नए पौधे का विकास होता है। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है इसमें छोटे छोटे गोलाकार में जो छिद्र से दिखाई दे रहे हैं उसमें ये स्पोर्स है। इसमें से ही इसका जनन की क्रिया जो है ये शुरू होती है। ये इसके बीज के रूप में नहीं बल्कि स्पोर्स के रूप में इसमें पाए जाते हैं जिससे जनन का कार्य आगे होता है। और इसी चित्र को एक रेखा चित्र के हिसाब से भी यहाँ दिखाया गया जिसे आप परीक्षा के हिसाब से बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरा आता है हॉर्नवोर्ट्स। इनमें युग्मक जनक जो पौधों का मुख्य अंग होता है पृथ्वी पर चपटा उगता है और इसमें बीजाणु उद्भिद सीधा ऊपर निकलता है और इनमें पुंधानी और स्त्रीधानी थैलस के अंदर ही बनते हैं। जो थैलस है इसका जो मुख्य जो शरीर है जो इसका जो तना है उसके अंदर ये इसके जो शरीर के पार्ट है पुंधानी और स्त्रीधानी ये दोनों थैलस के अंदर जो इसका तना है उसके अंदर ही बनते हैं। पुंधानी नीचे पतली और ऊपर गदा या गुब्बारे की तरह फूली होती है। उदाहरण जैसे एंथोसिरोस। ये विस्तरित सींग जैसी संरचना को संदर्भित करता है जो स्पोरोफाइट है जिससे नए पौधे का विकास होता है। यहाँ हम देख सकते हैं एंथोसिरोस। यहाँ पर हम देखें सींग की तरह ये ऊपर निकले हुए हैं। पहले वाले चित्र में हमने देखा था मर्केंशिया में, वहाँ पर एक गोलाकार रूप में स्पोर्स थी और यही इसी का विकास आगे क्रम में हुआ वनस्पति का। तो ये सींग की तरह ऊपर बढ़ गई और ये भी स्पोर्स ही है लेकिन ये सींग की तरह ये खड़े हैं। तो इस तरह से ये वनस्पति का विकास यहाँ हुआ लेकिन इसका नाम एंथोसिरोस है और इनसे जनन का कार्य होता है। स्पोर्स से इनका दूसरे वनस्पति का विकास और बढ़ता है। तीसरा आता है मसाई। इसके प्रमुख उदाहरण है स्फैग्नम। ठंडे देशों की झीलों में उगते हैं तथा एक प्रकार का दलदल बनाते हैं।
ये मरने पर भी सड़ते नहीं और सैकड़ों हजारों वर्षों तक झील में पड़े रहते हैं, जिससे झील दलदली बन जाती है। दूसरा है यूब्रेलिस या वास्तविक मॉस ट्रूमॉस में लगभग 650 वंश हैं, जिनकी लगभग 14,000 जातियाँ संसार भर में मिलती है और इनके मध्य भाग में तने की तरह बीच का भाग होता है, जिसमें पत्तियों की तरह के आकार निकले रहते हैं। यहाँ ये देखें, पत्तियों की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसमें से बीच में से ये कैप्सूल निकला हुआ है जो जिसमें स्पोर्स है और यहाँ से जनन की क्रिया पौधे की होती है। और ये इसका जो वास्तविक रूप है यहाँ दिखाया गया है, यही पत्तों के बीच में से ये निकल रहे हैं ऊपर स्पोर्स इसके गोलाकार में जो दिख रहा है। तो ये वास्तविक इसका चित्र है और दूसरा इसका रेखा चित्र है जो परीक्षा के हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। चौथा आते हैं हम चौथे मुख्य भाग पे, तो टेरिडोफाइटा। इनकी उत्पत्ति 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुई होगी और ऐसा अधिकतर वैज्ञानिकों का कहना है। प्रथम टेरिडोफाइट पादप साइलोटेलीज समूह के हैं। इनकी उत्पत्ति के 3-4 करोड़ वर्ष बाद 3 प्रकार के टेरिडोफाइटा इस पृथ्वी पर और उत्पन्न हुए, लाइकोपोडियलिस, हॉर्सटेलिस और फर्न। तीनों अलग अलग ढंग से पैदा हुए होंगे ऐसा माना जाता है और टेरिडोफाइटा मुख्यतः 4 विभागों में विभाजित किए जाते हैं: साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा। टेरिडोफाइटा के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। फर्न जो हम घरों में भी लगाते हैं और सबसे जो पुरानी वनस्पति उनमें से इसको माना जाता है। ये इसका एक रेखा चित्र यहाँ दिया गया है, दूसरा जो वास्तविक चित्र इसका दिया गया है। इसके अलग और भी उदाहरण है, इक्विसिटम फर्न और क्लब मॉस, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं फैंड्रोगैम्स पे। क्रिप्टोगैम्स की अभी तक बात करी हमने और इसके बाद हम आते हैं फैंड्रोगैम्स जो मुख्य टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का भाग था उसमें आते हैं। तो इसके 2 भाग करे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज छिपे होते हैं, बीज छिपे नहीं होते, उसके ऊपर ही होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म है इसमें पुष्प का विकास अच्छी तरह हो चुका होता है, तने का जड़ का विकास अच्छी तरह हुआ होता है और जो बीज हैं वो फलों में छुपे होते हैं। तो इस प्रकार से बीज एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं और जिम्नोस्पर्म में बीज ऊपर होते हैं। इसको यहाँ और अच्छी तरह समझते हैं। अनावृत्ति बीजें या बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म। संवहनी पौधों में फूल वाले पौधों को जिनके बीज नंगे होते हैं, जिनके बीज नंगे होते हैं मतलब किसी तरह से कि फलों के रूप में नहीं होते, फलों को काटने से जब बीज निकलते हैं तो वो छिपे हुए माने जाते हैं, अनावृत्ति बीज इन्हें कहा जाता है। और इसके पौधे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साइकस की तरह मोटे तने वाले साइकस का पौधा जो घरों में आमतौर पर लगाया जाता है और ये संसार के सबसे पुराने पौधों में माना जाता है, जिनके सिरे पर एक झुंड में लंबी पत्तियां निकलती हैं और मध्य में विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं। इस समूह को सिकाडोफिटा कहते हैं और इनमें 3 मुख्य गण हैं। इनमें 3 मुख्य गण कौन से? टेरिडोस्पर्म, बेनिटिटेलिस या सिकाडियाडेलिस और साइकाडेलिस। पहले 2 जो गण जीवाश्म हैं ये खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं और इनमें बहुत से अवशेष पत्थरों के रूप में आज भी राजमहल की पहाड़ियों में पाए जाते हैं भारत में। मुख्य उदाहरण है लिजिनोप्टेरिस, मेडोलोजा तथा विलियमसोनिया। और तीसरे गण के जो सिकाडेलिज है उसके बहुत सारे पौधे इसके भी विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन 9 वंश अभी जीवित हैं और प्रमुख पौधों के नाम इसमें है साइकस जो हम देख सकते हैं, जामिया, एनसेफेलोट्स और स्टेंजीरिया, ये इसके उदाहरण हैं तीसरे गण की। और यह साइकस को हम दिखाया है। जो बड़े बड़े उद्यान होते हैं उसमें इस तरह के पौधे आमतौर पर नज़र आ जाते हैं। ये साइकस है, सबसे पुराने वनस्पतियों में से माना जाता है और इसी से जो साबूदाना है, साबूदाना जो हम व्रत के समय खाते हैं वो इस पौधे से ही बनाया जाता है और इसका रेखा चित्र में यहाँ दिया गया है। और दूसरा है जामिया। जामिया भी अक्सर जो उद्यान हैं, बाग बगीचे हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं। ये भी पुराने पौधों में से ही गिना जाता है। अनावृत्ति बीजी पौधों का दूसरा मुख्य प्रकार है कॉनिफरोफाइटा, जिसमें पौधे बहुत ही बड़े और ऊंचे होते हैं। कॉनिफर जो आपके शंकुआकार वन हैं वो इसमें आ जाते हैं। जो नर्म लकड़ी वाले वन हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। संसार का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पौधा सिक्वाय भी इसी में आता है और इसके 4 मुख्य गण हैं: कॉर्डियाटेलिस, जिंगोएलिस, कॉनिफेरेलिस। कॉनिफेरेलिस में सारे ये आ जाते हैं आपके वृक्ष जो कोणधारी वन है शीतोष्ण कटिबंध के, और निटेलिस। इस तरह से 4 भागों में इसको बांटा गया है और
इसको ये आगे और समझते हैं। अब अभी कॉर्डियाटिलिस जीवाश्म है, जीवाश्म के रूप में पाया जाता है और इनके बड़े बड़े तनों के पत्थर अब भी दिखाई देते हैं। जिंगोइलिस के सभी सदस्य आज विलुप्त हो चुके हैं। सिर्फ एक ही जाति अभी जीवित है जिसका नाम है जिंगो बाइलोबा या मेडन हेयर ट्री है। यह चीन में पाया जाता है तथा भारत में इसके गिने चुने पौधे वनस्पति वाटिकाओं में पाए जाते हैं। यह अत्यंत सुंदर पत्ते वाला पेड़ है जो लगभग 30 से 40 फीट ऊंचाई तक होता है। और कॉनिफेरलिस गण में तो कई कुल और सैकड़ों जातियाँ होती हैं। इनमें पेड़ जैसे सिक्वाय, चीड़, देवदार, भाऊ के पेड़ और भी अनेक जो शीतोष्णकटिबंध के शंकुआकार जो वनस्पति है उनके वनस्पति इसमें शामिल है, पेड़ पौधे आते हैं। चीड़ तथा देवदार के जंगल सारे हिमालय पर भरे पड़े हैं। चीड़ से चिलगोजा जैसा पौष्टिक फल निकलता है। देवदार तथा चीड़ की लकड़ी से लुगदी और कागज बनाया जाता है। और इनमें बीज एक प्रकार के झुंड में होते हैं जिन्हें स्ट्रबलिस या कोन कहते हैं। एक अलग प्रकार का जो लकड़ी का आकार बन जाता है, कोन होता है, उसमें बीज इसमें होते हैं। और पत्तियां अधिकांश नुकीली तथा कड़ी होती हैं। ये पेड़ ठंडे देश तथा पहाड़ पर बहुतायत से पाए जाते हैं। इनमें बहुधा तारपीन के तेल जैसा पदार्थ रहता है। उत्पत्ति और जटिलता के विचार से तो ये आवृतबीजी पौधों से छोटे हैं, पर आकार तथा बनावट में ये सबसे बढ़ चढ़कर होते हैं। जो आवृतबीजी पौधे हम पढ़ेंगे आगे, उनसे ये उत्पत्ति के हिसाब से छोटे हैं, आकार के हिसाब से लेकिन ये उनसे बड़े हैं। चौथे गण निटेलिज में सिर्फ 3 ही वंश आजकल पाए जाते हैं, नीटम, एफिड्रा और वेल्विचिया। पहले 2 भारत में मिलते हैं और तीसरा वेल्विचिया मिराबिलिस सिर्फ पश्चिम अफ्रीका के समुद्र तट पर ही पाया जाता है। एफिड्रा सूखे स्थान का पौधा है जिसमें पत्तियां अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। इनमें से एफिड्रिन नामक दवा भी बनाई जाती है। और इसके बाद आते हैं आवृतबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म जिसे कहा जाता है, जो अभी के जो जितने भी वनस्पति हमारे आसपास हम देखते हैं फूलों वाली होती है और इसमें अच्छी तरह से तने का विकास हुआ होता है, जड़ों का विकास हुआ होता है, शाखाओं का विकास अच्छी तरह से हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो आवृतबीजी पौधे हैं ये सबसे एडवांस पौधे माने जाते हैं। सबसे विकास क्रम है जो पौधों का, वनस्पति का, उसमें सबसे एडवांस या बाद के माने जाते हैं। आवृतबीजी पौधों में बीज बंद रहते हैं और इस प्रकार यह अनावृत बीजी से भिन्न है। इनमें जड़, तना, पत्ती तथा फूल भी होते हैं। आवृतबीजी पौधों में 2 वर्ग हैं, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। द्विबीजपत्री जिस बीज के 2 भागों में विभाजन हो जाए, जैसे जितनी भी दालें हैं, चाहे चने की दाल हो, मूंग की दाल हो, सबके 2 भाग हो जाते हैं, तो ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं। और जो अनाज हैं जैसे गेहूं है, जो है बाजरा है, तो ये एक बीजपत्री, इनके विभाजन नहीं होता 2 अलग अलग। तो यहाँ पर उदाहरण में यहाँ दिखाया भी गया है, एक बीजपत्री का इस तरह से पौधा निकलता है और द्विबीजपत्री में इस तरह से 2 पत्तियाँ निकलती हैं। आवृतबीजीय पौधों की विशेषताओं की हम बात करते हैं तो पहले के अंतर्गत आने वाले पौधों में बीज के अंदर 2 दाल रहती है और दूसरे में बीज के अंदर ही दाल होती है। द्विबीजपत्री के उदाहरण चना, मटर, आम, सरसों आदि हैं और एक बीजपत्री में गेहूं, जौ, बांस, ताड़, खजूर आदि हैं। बीजपत्र की संख्या के अतिरिक्त और भी कई तरह से ये दोनों भिन्न हैं, और जैसे जड़ और तने के अंदर तथा बाहर की बनावट, पत्ती और पुष्प की रचना सभी भिन्न है। द्विबीजपत्री की लगभग 2 लाख प्रजातियों को 250 से अधिक कुलों में रखा गया है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए दाल और इमली के बीज यहाँ दिखाए गए हैं जो द्विबीजपत्री है, जो 2 भागों में खुल सकते हैं इनके बीज। द्विबीजपत्री इस तरह से, और इसके मध्य भाग से ये पौधे का विकास शुरू होता है जब इसको अनुकूल दशाएं प्राप्त हो जाती हैं ज़मीन में। और ये एक बीजपत्री है गेहूं, इसका उदाहरण दिखाया गया है। इसमें एक ही इसका पत्र है और इसमें से ही इस पौधे का विकास होता है। आवृतबीजीय पादप में अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए विभिन्न अंग हैं, जैसे जल तथा लवण सोखने के लिए पृथ्वी के नीचे जड़ें होती हैं। ये पौधों को ठीक से स्थिर रखने के लिए मिट्टी की जकड़े रहती हैं। हवा में सीधा खड़ा रहने के लिए तना मजबूत और शाखा सहित होता है, और यह आहार बनाने के लिए पत्तियों को जन्म देता है और जनन हेतु पुष्प बनाता है। तो अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य हैं इसमें, जो पहले की जो वनस्पतियाँ थी, जो शुरुआत की, उसमें ये नहीं देखा गया था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि
कैसे वनस्पति का विकास होता होता इस स्थिति का आया, उसमें अलग अलग जो इसके अंग हैं उनका अलग अलग कार्यों का निर्धारण हुआ और उनका अलग अलग कार्य होने लगे। पुष्पों का अलग कार्य प्रजनन का, परागकण उसमें होते हैं, बीजों का अलग कार्य जिसमें फल होते हैं, तना और अधिक परिभाषित होने लगा और मजबूत होने लगा, जड़ों का अधिक विकास हुआ। तो ये सारे एडवांस स्टेज को दर्शाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।